देखिए, आंदोलन अगर सफल हुआ है तो इसके पीछे सबसे बड़े वजह हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत। इधर एक चर्चा यह भी चलने लगी कि ओबीसी शिक्षा मंत्री को हटाने के लिए यह आंदोलन रचा गया था, तो इसका कितना असर देखने को मिलेगा यूपी के विधानसभा चुनाव? कोई भी आंदोलन कर रहा है वो आंदोलन जीवी है, पाकिस्तान जीवी है, खालिस्तान जीवी है, अमेरिका से फंडिंग हो रही है, चाइना से फंडिंग हो रही है, दुबई से फंडिंग हो रही है, इस ढंग का नैरेटिव था। और कहीं न कहीं युवाओं ने जितने भी मिथक थे सबको तोड़ दिए। जितना भी भ्रम का जाल सरकार के द्वारा, सरकार के प्रवक्ताओं के द्वारा बुना जा रहा था, सारे जाल को तोड़ दिए और नरेंद्र मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। आंदोलन का उग्र स्वरूप देने का कारण क्या विपक्ष को जाएगा? नीट यूजी परीक्षा में धांधली को लेकर जंतर मंतर से शुरू हुआ आंदोलन जब देशव्यापी आंदोलन बना तो मजबूरन 36 दिनों बाद भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन पंकज, सबसे बड़ा सवाल यह है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया, लेकिन कहा यह जाता था कि भारतीय जनता पार्टी में, नरेंद्र मोदी सरकार में 12 वर्षों में ना तो जवाबदेही तय की जाती थी, ना ही किसी मंत्री का इस्तीफा लिया जाता था। क्योंकि कहा जाता था कि देश में बड़े बड़े आंदोलन हुए, किसान आंदोलन हुआ, पहलवानों ने आंदोलन किया, लेकिन किसी मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी बैकफुट पे नहीं गई। तो यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह तो यह उठता है कि यह आंदोलन किसकी वजह से सक्सेस हुआ? क्या इसे कांग्रेस का सक्सेस माना जाए, उन युवाओं का सक्सेस माना जाए, या अन्य विपक्षी दलों का सक्सेस माना जाए? देखिए, आंदोलन अगर सफल हुआ है तो इसके पीछे सबसे बड़े वजह हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत। उन्होंने इस देश के युवाओं को काकरोच कहकर संबोधित कर दिया और कहीं न कहीं ये बात इस देश के युवाओं के दिल पर लग गई। हालांकि राहुल गांधी पहले से कहते थे कि जेएनजी की बात करते थे, कहते थे जेएनजी जागेगा तो परिवर्तन आएगा, लेकिन जेएनजी को जगाने का काम जस्टिस सूर्यकांत ने किया। और यहाँ एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि इस देश की संवैधानिक संस्थाएं कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो सरकार चल रही है उसके दबाव में काम कर रही है। शायद यही वजह रहा है कि इनका जुबान फिसला, युवाओं के लिए काकरोच शब्द कहा और कहीं न कहीं काकरोच ने मोदी सरकार को झुका दिया। एक बड़ा सवाल यह भी निकलकर इस आंदोलन से सामने आया, क्योंकि विगत कुछ वर्षों में आप देखेंगे तो देश राष्ट्र प्रेम बनाम देशद्रोही का एक नारा लंबे समय से दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इस नारे का प्रभाव जो था इस आंदोलन में भी देखने को मिला। तमाम ऐसी खबरें आई कि लोग बड़े मंचों से ब्राह्मणवाद मुर्दाबाद या उमर खालिद जिंदाबाद या तमाम प्रकार के ऐसे नारे लगा रहे थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है ना, वो तमाम टीवी डिबेट पर हमने देखा कि वो कह रहे थे कि पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं। हालांकि जब वहीं पर एंकर उनसे कहता था कि आप वीडियो फुटेज दिखाइए, फोटो दिखाइए कि कहां पाकिस्तान के झंडे लहराए जा रहे थे, तो वो जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे बगली झांकने लगते थे। तो कहीं ना कहीं एक नैरेटिव फैलाया जा रहा था, शुरू से फैलाया जा रहा था कि कोई भी आंदोलन कर रहा है वो आंदोलन जीवी है, पाकिस्तान जीवी है, खालिस्तान जीवी है, अमेरिका से फंडिंग हो रही है, चाइना से फंडिंग हो रही है, दुबई से फंडिंग हो रही है, इस ढंग का नैरेटिव था। और कहीं ना कहीं युवाओं ने जितने भी मिथक थे सबको तोड़ दिए। जितना भी भ्रम का जाल सरकार के द्वारा, सरकार के प्रवक्ताओं के द्वारा बुना जा रहा था, सारे जाल को तोड़ दिए और नरेंद्र मोदी सरकार को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पंकज, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल यह भी है कि आरोप विपक्ष पे भी लग रहा है। विपक्ष तब इस मुद्दे में शामिल हुआ जब यह आंदोलन देशव्यापी बन चुका था। सोनम वांगचुक लगातार 18 दिन धरने स्थल पर बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। उनको हाई कोर्ट के आदेश पर उठा दिया जाता है धरने स्थल से, तब जाके विपक्ष कहीं इस आंदोलन में शामिल होता है और यह आंदोलन जो है उग्र रूप भी धारण करता है। इस पे क्या कहेंगे? आंदोलन का उग्र स्वरूप देने का कारण क्या विपक्ष को जाएगा? देखिए, हम आपको बता दे रहे हैं कि विपक्ष ऐसा नहीं था कि शांत था। स्पेशली मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूंगा। नीट यूजी का परीक्षा जब लीक होता है, पेपर जब लीक होता है, तो यही कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता पूरे राजस्थान में धरना प्रदर्शन करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये राजनीतिक दल का कार्यक्रम था, इसको मीडिया फुटेज नहीं मिला। मीडिया फुटेज तो आपको हम बता दें कि जंतर मंतर पर भी नहीं मिला। लेकिन एक कमाल रहा सोशल मीडिया का जंतर मंतर पर, जब
सोनम वांगचुक को उठाया गया, उसके बाद कहीं न कहीं देश के युवाओं को लगा कि अब जागने का समय आ गया है, अब बहुत हो गया, हम बहुत घर बैठ लिए, बहुत पढ़ लिए और 5-5 साल 6-6 साल पढ़ते रह जाएंगे, घर वाले खर्चा भेजते रह जाएंगे, हम राशन लेकर दाल भात चोखा बनाकर खाते रह जाएंगे, लेकिन ये सरकार हमारी सुनने वाली नहीं है। जिस ढंग से सोनम वांगचुक को सफेद कपड़े में घेर कर उठाया गया, उसके बाद इस देश के युवा जागे और वो दिल्ली में आए और जिस ढंग से आए, लास्ट तक मीडिया फुटेज नहीं मिला, ये आंदोलन था ही नहीं। हम आपको बता दें कि अभिजीत दीपको को भी उम्मीद नहीं था कि संसद मार्च में हमारे पास 10 से 15 हजार की भीड़ रहेगी हमारे साथ, लेकिन इस देश के युवा जिस ढंग से पूरे देशव्यापी आंदोलन किए, जिस ढंग से दिल्ली जंतर मंतर पहुंचे, सरकार को एहसास हो गया, उनका इंटेलिजेंट, उनका सब कुछ जो था तब जाग गया, सबने बता दिया कि जेएनजी जाग गया है और कहीं ना कहीं वही परिणाम था। रही बात विपक्ष की, तो देखिए विपक्ष राजनीति करता है, विपक्ष मतलब राजनीतिक दल है और राजनीतिक दल को आज की मीडिया फुटेज नहीं दे रही है। विपक्ष अपने तरीके से उसमें प्रवेश किया, चाहे हम समाजवादी पार्टी की बात कर लें, डिम्पल यादव वहाँ गई, वहाँ पानी पिलाती हुई दिखी, मरहम लगाती हुई दिखे, समाजवादी पार्टी के तमाम नेता गए, वहाँ राशन पार्टी मतलब चर्चा है कि नहीं, वहाँ खाना पानी का इंतजाम किए, सब था, बावजूद इसके जो अपने आप जाकर युवा पहुंचे वही निर्णायक साबित हुए। पंकज, नरेंद्र मोदी जी को लेकर कहा जाता है कि वह अपनी शर्तों पर राजनीति करते हैं, चाहे वह गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हों या भारत के प्रधानमंत्री रहे हों, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि उनकी सरकार में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ तो कहीं ना कहीं 2029 का जो लोकसभा चुनाव आएगा वो पूरी तरह से परिवर्तित होता नजर आएगा। उससे पहले माना जा रहा है कि 2027 में यूपी विधानसभा सेमीफाइनल के रूप में है। इस पे कितना प्रभाव पड़ेगा इस आंदोलन का? साथ ही यूजीसी का भी जिक्र करेंगे, कहीं ना कहीं यूजीसी को लेकर भी सामान्य वर्ग के जो लोग हैं वो नाराज नजर आ रहे हैं। इधर एक चर्चाएं यह भी चलने लगी कि ओबीसी शिक्षा मंत्री को हटाने के लिए यह आंदोलन रचा गया था, तो इसका कितना असर देखने को मिलेगा यूपी के विधानसभा चुनाव के ऊपर? देखिए, चुनाव हिंदुस्तान में जो होते हैं उनमें मतलब शुरू से ही उसका सांप्रदायिक नैरेटिव होता है, उसका जातिगत समीकरण होता है, चुनाव इसी ढंग से होते रहे हैं। ये जो आंदोलन था कहीं ना कहीं सारे मिथकों को तोड़ता हुआ नजर आया। वहाँ सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट थे इस आंदोलन में, कोई किसी जाति का नहीं था, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था, सारे लोग एक दूसरे से कंधा मिलाकर चल रहे थे, लेकिन ये छात्रों की लड़ाई थी। अब हम आते हैं कि इसका 2027 यूपी विधानसभा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 2029 में क्या प्रभाव पड़ेगा और नरेंद्र मोदी के मनोदशा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो कि अपने शर्तों पर राजनीति करते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जब वीडियो संदेश जारी करते हैं तो उसमें वो नरेंद्र मोदी नहीं दिखते हैं जो उनके चेहरे पर तेज रहता था सामान्य भाषणों में। वो कहीं ना कहीं उनका चेहरा झुका हुआ था, उनके बोलने का अंदाज झुका हुआ था, जो इंस्टाग्राम का रील था। तो उसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को अब एहसास हो चुका है कि अपने शर्तों पर राजनीति करने का समय नहीं रह गया, क्योंकि हमने पूरे देश में जो सांप्रदायिक ताना बाना बुना था, जो जातिगत राजनीति का समीकरण बुना था, सारे जाल टूट चुके हैं और सारे युवा जो हैं वो जाति के बंधनों से आज़ाद हो चुके हैं, धर्म की राजनीति से बेहाल हो चुके हैं। अब कहीं ना कहीं आने वाला जो समय में राजनीति होगा, युवाओं का जिनको वोट लेना है उनको युवाओं की बात करना होगा, उनको शिक्षा की बात करना होगा, उनको बेरोजगारी की बात करना होगा, उनको नौकरी देने की बात करना होगा। इन सब मुद्दों पर जो आगे बढ़ेगा, निश्चित रूप से विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है सक्षम दिखती, चूंकि फायदा कोई ना कोई देखिए राजनीतिक दल ही उठाएगा। अन्ना आंदोलन ने जो अन्ना आंदोलन हुआ था उसका फायदा अन्ना हजारे को नहीं मिला। एक राजनीतिक दल बना, आम आदमी पार्टी बना, उसने फायदा उठाया और देशव्यापी स्तर पर यह आंदोलन था। देशव्यापी स्तर पर इसका जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का हर जिले में प्रदर्शन चल रहा था, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी उठाकर ले गई। तो इस चूंकि वो भी आंदोलन जो हुआ था 2014 के लोकसभा चुनाव के 2 साल पहले हुआ था, तो कहीं ना कहीं वही स्थितियां इस समय भी है। अब 2029 में जो चुनाव होगा, उसके पहले यूपी में जो चुनाव होगा, वो कहीं ना कहीं विपक्ष इसका फायदा लेती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी भी राहुल गांधी के सामने चुनौतियां हैं। इस आंदोलन को एक महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद लोग भूल न जाएं, इस मुद्दे को न भूल जाए। इतने तमाम मुद्दे हैं, चूंकि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से तो पूरी शिक्षा प्रणाली बदलने नहीं वाली है। पूरा जो सिस्टम खोखला है, जो संवैधानिक संस्थाएं जिन पर सरकार का दबाव हो चुका है,
सबके लिए आंदोलन करना होगा। अब राहुल गांधी के सामने चुनौती है कि इनको कैसे आगे बढ़ाते हैं, कैसे इन सब मुद्दों को युवाओं के बीच में लेकर जाते हैं, यही बड़ा सवाल है। क्योंकि कहीं न कहीं अगले चुनाव में, चाहे यूपी का चुनाव हो, चाहे 2029 का चुनाव हो, युवा निर्णायक भूमिका निभाने वाले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज। आज के चर्चा से एक सवाल आपके सामने भी खड़ा होता है, क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद पूरा सिस्टम, पूरा तंत्र, जिसे भ्रष्ट तंत्र कहा जा रहा है, वह क्या परिवर्तित होता नजर आएगा, या 2027 यूपी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, या समय रहते भारतीय जनता पार्टी डैमेज कंट्रोल कर लेगी? आप भी जवाब जरूर दीजिएगा।